गुड मॉर्निंग ऑल। गुड रीडिंग का काम हम स्टार्ट करते हैं। आज कल हमने बिल्कुल बेसिक पार्ट किए थे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन कर ली थी। अब सिंपल वर्ड्स में करते हैं, सादे शब्दों में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस एन इंस्ट्रूमेंट द प्रॉपर्टी इन विच इज एक्वायर्ड बाय एनीवन, जो इसे जेन्युइनली ले लेता है, notwithstanding any defect in the title of the prior party। notwithstanding मतलब ना मानते हुए किसको? पुरानी पार्टी के डिफेक्ट को। ये क्या है सर पुरानी पार्टी का डिफेक्ट? एक कहावत थी बेटा, लैटिन मैक्सिम, नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट। no one can pass a better title than he himself has। ए ने गुड्स चुराई, उसने बी को बेच दी। कल को ट्रू ऑनर आया और उसने बी को स्यू कर दिया। बी कहता भाई साहब मैंने तो परचेज की है, गुड फेथ भी है। भाई साहब भाड़ में गया गुड फेथ। ही कैन नॉट पास व्हाट ही डजंट हैव। ए के पास क्या नहीं था? गुड्स तो थी, गुड्स का टाइटल नहीं था, तो वो बी को भी टाइटल नहीं दे सकता। तो चाहे सर ट्रू ऑनर आया है, ये गुड फेथ का सहारा चाहे लेना चाहता है, लेकिन इसको गुड्स वापस करनी पड़ेंगी। क्यों? एक लग जाता है, नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट। लेकिन सर यही अगर क्या होता नेगोशिएबल, फिर सर ट्रू ऑनर कुछ भी नहीं कर सकता। ट्रू ऑनर कुछ भी नहीं कर सकता था। हेयर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की खासियत क्या है, बाकियों से ये अलग कैसे है जो इस एक्ट में है? इस एक्ट में सर ये पॉइंट अप्लाई ही नहीं होता कि नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, नो वन कैन पास बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कहा गया भाई साहब मेरे पास वैलिड टाइटल आ जाएगा चाहे पुराने पर्सन का टाइटल बिल्कुल डिफेक्टिव है। चाहे पुराने पर्सन का टाइटल बिल्कुल डिफेक्टिव, इवन देन आई विल गेट अ वैलिड टाइटल और अ गुड टाइटल। सो एनी पर्सन हु इज एक्टिंग बोना फाइड, ही विल गेट द टाइटल नॉट विद स्टैंडिंग, इस बात को ना मानते हुए कि पुरानी पार्टी के टाइटल में कोई डिफेक्ट था। रीडिंग पर आते हैं सर दोबारा से। एक्वायर्ड बाय एनीवन, किसी ने प्रॉपर्टी मतलब टाइटल लिया जेन्युइनली फॉर वैल्यू, पैसे देकर, नॉट विथ सेंडिंग एनीथिंग डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द प्रायर पार्टी। एसेंशियल्स, राइटिंग में होना चाहिए और साइन होना चाहिए। कंसिडरेशन इसमें हमेशा क्या होती है? फिक्स सम ऑफ मनी। इसकी पेमेंट कैसे होगी? हमेशा फिक्स सम ऑफ मनी में। कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं बेटा ये? आइदर बाय इंडोर्समेंट और बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, दोनों काम। इंडोर्समेंट डिलीवरी से कौन से इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो रहे हैं सर? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। इंडोर्समेंट समझते हो, लिखना, साइन वाइन करना। इंडोर्समेंट डिलीवरी से कौन से ट्रांसफर हो रहे हैं? ऑर्डर। सिर्फ डिलीवरी से कौन से? बियरर। कितनी बार ट्रांसफर हो सकते हैं? एड इन्फिनिटम मतलब इन्फिनाइट टाइम्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स को गुड टाइटल मिलता है चाहे टाइटल डिफेक्टिव है। किसका? ट्रांसफरर का। इसका मतलब ये एक्सेप्शन है इस लॉ के मैक्सिम की, कौन सी? नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, नो वन के पास बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ है। इसके पास सर राइट टू स्यू है। किसके पास? होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास। किसको स्यू कर सकता है ये? एनी प्रायर पार्टी, एनी प्रायर पार्टी इन हिज, ये इन हिज ऑन नेम क्यों लिखना पड़ा ध्यान देना बेटा। डनलप न्यूमेटिक टायर्स वाला केस याद है? कुछ नहीं, छोड़ो। हाँ बहुत ही बढ़िया, उससे तो जिंदगी में और रौनक लगी रहेगी। डनलप वालों ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, किसने? डनलप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को टायर्स बेचे और बोला भाई साहब 100 रुपए से कम में मत बेचना इस टायर को। उसने आगे डिस्ट्रीब्यूटर ने डीलर को चिपका दिया 105 रुपए में। कोई दिक्कत इसमें लग रही हो? कहते अगर तूने बेचे ना कम में हम तेरे को स्यू करेंगे। डीलर ने आगे मान लो कस्टमर को चिपका दिया 90 रुपए में, उनको पता लग गया। डनलप वालों ने इसके ऊपर केस फाइल कर दिया। कहते भाई सब बोला गया था टायर कितने से कम में नहीं बेचने। कह रहा बे बैठ, उधर ही बैठ। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच हुआ? दो लोगों के बीच। तू मुझे स्यू करने कैसे आ रहा है? हु आर यू? मेरी मर्जी, मेरा माल है, मैं जैसे मर्जी बेचूं। तो सर यहां पर ये एस्टैब्लिश हुआ देयर इज नो
प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच हुआ ही नहीं तो उसको स्यू भी नहीं कर सकता। कल को बेटा ए बी सी डी ई एफ जी, बाकी घर से जी कौन है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। जी और एफ के बीच क्या प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? आवाज मेरे लाल, कैसे है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर? एफ ने इसको इंडोर्स किया होगा, ये बन गया होगा इंडोर्सर, ये बन गया होगा इंडोर सी। चलिए इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट है तो सर कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जी एफ को तो स्यू कर ही सकता है, जी ई को स्यू कर सकता है एज पर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नो सर, बट एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यस ही कैन स्यू एनी प्रायर पार्टी। बस उसको एक ही काम करना है, क्या देना है? नोटिस। क्या देना है? नोटिस। जैसे बिल डिसऑनर हुआ बेटा उसको नोटिस चिपका दो, कहानी खत्म। इंस्ट्रूमेंट में सर पेई एक हो सकते हैं या ज्यादा हो सकते हैं? यस सर, देयर कैन बी मोर देन वन पेई, आइदर ज्वाइंटली और ज्वाइंटली अल्टरनेटिवली, मतलब पे टू ए एंड बी, जब दोनों इकट्ठे आएंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं आए तो नहीं मिलेगा। अल्टरनेटिवली पे आइदर टू ए और टू बी, ए आया तो ए को मिल जाएगा, नहीं आया तो बी को मिल जाएगा। इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रिजम्पशन। हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रिजम्पशन चिपकी रहती हैं। किस सेक्शन में दी हुई है ये? 118 और 119 में। कौन कौन सी प्रिजम्पशन है? कहता भाई साहब किसी बंदे के पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वो दिखाता है, हम मान के चलते हैं कि इसने ये कैसे खरीदा है कंसिडरेशन के द्वारा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल जेन्युइन है तो हम कहते हैं इट वाज मेड, एक्सेप्टेड एंड एंडोर्स्ड फॉर कंसिडरेशन। हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर एक डेट चिपकी हुई है, हाँ के ना? अब यार वो हो सकता है बंदे ने वो डेट खुद डाल ली हो, हाँ के ना? लेकिन हम मान के चलेंगे सर डेट बिल्कुल जेन्युइन है, इसी डेट को ये इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था। प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन समझते? जैसे बच्चा नीचे मुंह करके बैठा है तो मुझे लगता है कि यार वो ऐसे पढ़ रहा है, हो सकता है वैसे वो गिर गया हो, हाँ के ना? होश ही ना हो बच्चे को। तो एवरी बिल वाज एक्सेप्टेड विद इन अ रीजनेबल। एक्सेप्टेड मतलब साइन करना, बताया था ना कल, हर बिल को साइन करवाना जरूरी है। पास्ट का भी कुछ रिवाइज करते हैं। हर बिल की एक्सेप्टेंस जरूरी है, किसकी जरूरी है? पेबल आफ्टर साइट, एट नहीं प्रभु। एट मतलब जैसे ही दिखा पेमेंट कर दो, वो पेबल ऑन डिमांड है, ठीक है? कब कौन सी बिल्स की एक्सेप्टेंस जरूरी है? पेबल आफ्टर साइट। तो सर बिल वाज एक्सेप्टेड विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर इट्स डेट व्हेन ड्रॉन बट बिफोर मैच्योरिटी। हर ट्रांसफर कब हुई है? बिफोर मैच्योरिटी। ऐसा क्यों? एवरी होल्डर इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है बेटा? मादा लाडला। कौन है ये लाडला? जिसने सर पैसे देकर बिल खरीदा, गुड फेथ में बिल खरीदा और मैच्योरिटी से पहले खरीदा। ये तीन कंडीशंस पूरी होनी जरूरी है। तो हम मान के चलते हैं सर किसी भी पर्सन ने बिल लिया, कब लिया? बिफोर मैच्योरिटी। इंडोर्समेंट्स का ऑर्डर जब तक कुछ नहीं क्लियर होता तब तक प्रिजम्पशन ये रहती है जिस ऑर्डर में अपीयर हो रही है। पहले कौन सी अपीयर हो रही है? सी, तो ये पहली है, फिर ये दूसरी है, ये तीसरी है। जब तक कुछ कॉन्ट्रेरी ना लगे। अब नीचे साइन बी के हुए पड़े, यहाँ पर साइन सी के हुए पड़े, हाँ के ना? गलत बेटा, यहाँ पर साइन होंगे मिस्टर वन के किसी और के, ये ट्रांसफर करेगा बी को, ये ट्रांसफर करेगा सी को। कुछ भी हाँ करवा लो तुमसे नशे में। जो सुबह उठ जाते हो ना तुम जल्दी, भाई साहब उसका जो सस्ता नशा है ना पूरा दिन चलता है, वीरान सी जिंदगी लगती है ये वीरानिया। नाउ इन सूट फॉर डिसऑनर, सूट समझते? केस, पंजाबी नहीं है। सूट फॉर डिसऑनर, कोर्ट में अगर प्रोटेस्ट पेश हो गया, प्रोटेस्ट कौन होता है पता है? नहीं 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 सर, प्रोटेस्ट होता है एक सर्टिफिकेट जो चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि भाई साहब बिल क्या हुआ था? डिसऑनर। क्लियर है? जैसे तुम्हारा 10th का सर्टिफिकेट कि ये बच्चा पास
हो चुका है, इसमें जो भी मेंशन्ड बच्चा है, जिसका भी लड़का लड़की है, क्लियर है, ये पास हो चुका है, अगर पास वाला सर्टिफिकेट है, ठीक है। फेल वाला है तो भाई साहब वो बेइज्जती कर रहा होता है चिल्ला चिल्ला कर। इसी तरह प्रोटेस्ट होता है एक सर्टिफिकेट, वो क्या बताता है कि भाई साहब बेइज्जती हुई है इस बिल की। अगर कोर्ट में प्रोटेस्ट आता है सर, तो कोर्ट मान के चलेगी पहले तो कि वाकई में ये बिल क्या हुआ था, डिस, अनलेस कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, मतलब जब तक तुम उसके अगेंस्ट कुछ साबित ना कर दो। सर प्रिजम्पशन को चैलेंज किया जा सकता है, यस सर। बच्चा ऐसे बैठा था, मैंने कहा यार ये तो गिर गया, बच्चा कहता नहीं सर जाग रहा हूं, पूछ लो सारा कुछ पूछ लो पुराना। मैंने कहा अच्छा, उसने चैलेंज कर दिया, यस। मैंने उससे पूछा पुराना, भाई साहब उसको याद भी था, उसने प्रूव कर दिया, यस। तो प्रिजम्पशन को चैलेंज किया जा सकता है, यस। उसके अगेंस्ट कुछ प्रूव किया जा सकता है, यस। अबव प्रिजम्पशन, यही उसने बोला, रिबटेबल, चैलेंजेबल है, बहस नहीं योग्य है, बहसने योग्य, जैसे तुम अपनी गलती नहीं मानते हो, हाँ के ना, बाय प्रोड्यूसिंग एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी, इसके अगेंस्ट आपको एविडेंस देना पड़ेगा, पुराना सारा डाटा सुनाना पड़ेगा। प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, चेक का, जागो मोहन प्यारे, क्या विचार है इनका, सही है बेटा सब, ठीक। सेक्शन कौन सा चल रहा है, 6, ठीक। 4, बहुत ही बढ़िया। प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर आप कुछ लिख देते हो, वो क्या बन जाता है, हाँ, अबे कागज का टुकड़ा है, ये राइटिंग में है। नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी। अब अगर आप अपनी जेब में, अगर आपकी जेब में कुछ पैसे हैं, खोल कर देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, खोल लीजिए बेटा, उस पर लिखा होगा, देखो पैसे हैं जेब में, है ही नहीं, भूखे नंगे घूम रहे, उस पर लिखा होगा आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, जितना नोट है, 10 का नोट है तो 10 रुपए लिखा होगा, 20 का है तो 20 लिखा होगा, हाँ के ना। सर वो भी तो देखने में प्रोमिसरी नोट लगता है, हाँ के ना, गवर्नर अंकल ने साइन कर रखे हैं, हाँ या ना, गवर्नर अंकल कौन से, आरबीआई के। उसने बोल दिया बेटा इसको प्रोमिसरी नोट मत मान लेना, इस एक्ट की प्रोविजन लगाकर साफ साफ क्लैरिफाई कर दिया। तो प्रोमिसरी नोट मतलब इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ, बैंक नोट क्यों बोला, आरबीआई इशू कर रहा है, करेंसी क्योंकि वो करेंसी है, दोनों का सेम ही मीनिंग है। नेक्स्ट, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग माने प्रॉमिस साइंड बाय द मेकर, मेकर साइन करता है सर, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ सर्टेन पर्सन और ऑर्डर और टू द बियर, ये गलत नहीं लिखा बियरर, लिखा सही है, नेगोशिएबल में सही है, बच्चा यहां पर बियरर लिख के काट दे, बिकॉज आरबीआई हैज नॉट अलाउड इट। अबे नेगोशिएबल में तो लिखा है तो मानना पड़ेगा, बेसिक्स क्लियर कर लो, लेकिन इसको बाद में किसने मना कर दिया, आरबीआई ने, वैलिड नहीं है, लिखा हुआ है तो वैलिड है नहीं है। बियरर को ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन बैंक नोट को प्रोमिसरी नोट माना नहीं जाता सर, बैंक नोट के ऊपर नेगोशिएबल की प्रोविजन नहीं लगती है, बैंक नोट के ऊपर उनका करेंसी एक्ट का फंडा लगेगा जो भी गिवन, तो उसने यहां से पहले बाहर कर दिया, उसके बाद बोल दिया बेटा तुम भी बियरर छापने मत बैठ जाना, तुम्हारा दोस्त तुम पे विश्वास नहीं करता और तुम बियरर के नोट छाप रहे हो, ये ले 200 का, ये ले 500 का, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, कब तक चलेगा ये जिंदगी, सही है। असेंशियल्स, इसमें कुछ कुछ बातें ध्यान देने लायक है, असेंशियल्स कभी पेपर में पूछे नहीं जाते जब तक तुम्हारे बहुत अच्छे किस्मत ना हो, कर्म ना हो, बच्चे कहते हैं ना मैंने अपनी रोटी कुत्ते को डाल दिया, कुत्ते की खाली, जो भी है तुम्हारा सीन क्लियर है। इट मस्ट बी इन राइटिंग, लिखा हुआ हो सर, ओरल प्रोमिसरी नोट की कोई वैलिडिटी नहीं है, बंदे ने रिकॉर्डिंग कर ली, मैं आपको 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, बार बार वही सुनाई जा रहा है, अदा करो, नहीं, कैसे होना चाहिए बेटा, राइटिंग, ओरल वैलिड नहीं है,
एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए, इंप्लाइड नहीं होना चाहिए। एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, चाहे प्रॉमिस वर्ड आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देयरफॉर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज नॉट सफिशिएंट। प्रॉमिस टू पे जरूरी है। वो बंदा पूछ रहा है, हाँ जी तूने यार मेरे 500 रुपए देने, कह रहा है हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने इनके 500 रुपए देने। प्रोमिसरी नोट है, कब देने, कोई ना दे देंगे, हम कौन सा भागे जा रहे हैं। क्लियर है, प्रॉमिस टू पे होना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी फॉलोड बाय द एक्सप्रेस प्रॉमिस, तब सर एक वैलिड प्रोमिसरी नोट बन जाएगा। एक ये वर्ड आ जाता है IOU, बच्चा दिमाग में ओ की शेप को ठीक करने की कोशिश करता है। तो बेटा ध्यान दे लेना, ये एग्जांपल पास्ट मटेरियल से उठाई गई है, ये वो वाला नहीं है जिसके लिए तुम जिंदगी में प्रतीक्षा करते रहे। ये है IOU, इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूं, IOU, मैंने आपके पैसे देने हैं। मिस्टर बी, IOU, ऐसे पढ़ना, मिस्टर बी नहीं है ये, मिस्टर बी IOU 1000। हाँ जी, प्रोमिसरी नोट है, क्या है, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट। आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी इन 5000। यहां तक देखो प्रोमिसरी नोट है, यहां तक नहीं है सर। क्या बोला, मैंने आपके पैसे देने, अब बोला टू बी पेड ऑन। भाई साहब जब बोलोगे, जब आप ऐसे हाथ करोगे मैं पैसे दे दूंगा। टू बी पेड ऑन डिमांड। फॉर वैल्यू रिसीव्ड, फॉर वैल्यू रिसीव्ड का मतलब जो मुझे इसके बदले में मिला। ये वर्ड लिखा हो चाहे ना लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉमिस टू पे इज डेफिनाइट एंड इट इज अ वैलिड प्रोमिसरी नोट। सर प्रॉमिस अनकंडीशनल होना चाहिए। I promise to pay you 500 after 3 months if it rains, if sun sets at this time, ठीक, if I went to USA, if I clear the exam, ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। क्लियर है, प्रॉमिस क्या होना चाहिए, अनकंडीशनल और डेफिनेट होना चाहिए। प्रॉमिस माने क्या, अंडरटेकिंग, किसी इवेंट पे डिपेंडेंट है। एक बच्चा यार कुंवारा बड़ी देर से, उसको मतलब लत लगी हुई है कि किसका हो गया वो, अब जिंदगी में कुछ नया होना चाहिए। वो बंदा कह रहा है आई प्रॉमिस टू पे यू 10,000 3 months आफ्टर माई मैरिज। सर तुम्हारी शादी होगी ये जरूरी है। सर क्या ऐसे मत बोलो यार, अरमान मार रहे हो आप तो हमारे। मतलब क्या ये 100% जरूरी है, नो, कोई भी दिक्कत आ सकती है, हाँ कि ना। भाई लड़की फेरे ले रही थी 1 2 3, वो तो रनर निकली। मिल्खा सिंह जी का आशीर्वाद मिल गया, शी फ्लाइज अवे। क्लियर है, एंड मूवमेंट तक भी सर्टेन नहीं है। ये तो बताया, बच्चे ना फीलिंग ले जाते हैं, सर अगर कार्ड छप चुके हैं तो क्या होएगा। बस अब एंड मूवमेंट तक कुछ भी श्योर है नहीं है। डन, हाँ कि ना। ऐसा हो चुके 3 इडियट्स में, याद है, घूमते घूमते गाड़ी में सारी शिफ्टिंग हो गई। चलिए, मैरिज के ऊपर डिपेंडेंट है, प्रॉमिस वैलिड है, क्यों, कंडीशन आ गई सर। कंडीशन में हो भी सकता है कुछ, नहीं भी। डेथ कंडीशन है, लेकिन सर ये कंडीशन सर्टेन है, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। कबीरा जगत में आए थे, हाँ, हम हंसे रोए। क्लियर है, याद आया। तो बेटा यहां पर सब वैलिड है। अगर लिखा गया आई प्रॉमिस टू पे 1000 आफ्टर एज डेथ, अपनी डेथ पे तो बोलेगा नहीं ना, आफ्टर एज डेथ, आफ्टर बीज है, किसी और की डेथ के 3 महीने बाद, किसी और की डेथ पर मैं तेरे को पैसे देने का वचन देता हूं, वैलिड है, प्रोमिसरी नोट है। अब कब नहीं, वो टाइम अनसर्टेन है, लेकिन कंडीशन बिल्कुल सर्टेन, ये बिल्कुल वैलिड है। मेकर साइन करेगा अपने, मेकर अपने साइन करेगा, या उसका एजेंट वेजेंट भी कर सकता है। सम पेबल मस्ट बी सर्टेन, पैसा सर्टेन हो, और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड, कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन क्या होता है पता है, जल्दी से यस और नो। देखो उसने बोला आई प्रॉमिस टू पे यू 10,000, सर्टेन है, आई प्रॉमिस टू पे यू 10,000 प्लस 3% इंटरेस्ट, yes sir, I promise to pay you 10,000 at bank rate. It is not certain, the amount is not certain in the promissory note, but the bank rate is 1 at a time, so it is capable of being made certain.
I promise to pay you 10,000 along with the bank, along with the interest at 2% above the bank rate. ये भी सर्टेन है सर, 2% ही ऐड करने हैं, सर्टेन है, बैंक रेट भी सर्टेन है, मिलाकर हमारी कहानी सुलझ जाएगी. I promise to pay all the sum due. सर सम ड्यू तो सर्टेन ना, प्रोमिसरी नोट में से पता लग जाना चाहिए कितना पैसा है. I promise you 10,000 after deducting whatever is due. ये भी श्योर है, नहीं है, प्रोमिसरी नोट वैलिड है, नहीं है, क्रॉस क्रॉस. नेक्स्ट, I promise to pay 10,000 after 3 months along with interest at bank, capable of being made certain. I promise to pay 10,000 after 3 months along with the interest at the bank rate plus 2 certain. Done. Certain. Promise to pay money and money only. मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, प्लस एक घोड़ा दूंगा, प्लस एक कुत्ता दूंगा, प्लस एक गधा दूंगा. वैलिड नहीं है. सिर्फ गधा दूंगा, वैलिड नहीं है. फीलिंग मत ले लेना कि हमारे जैसा कोई आ रहा है. पे मनी एंड मनी ओनली. कुछ और चीज का प्रॉमिस हो रहा है, वो भी प्रोमिसरी नोट नहीं है. कुछ और चीज मनी के साथ ऐड हो रही है, वो भी प्रॉमिस नहीं है. कॉम्बो ऑफर भी नहीं चलेगा. दो मनी में भी पेबल एंड इंस्टॉलमेंट. आई प्रॉमिस टू पे यू सम ऑफ रुपीज 3 लाख in installment of 1 lakh each per month starting from 7th of next month. सही है, पता लगा मैंने तेज तेज बोल दिया. कंटेंट तो समझ आ गया ना, कुछ कुछ याद नहीं रहा वो तो ऑब्वियस है, हाँ या ना. कंटेंट समझ आ गया ना जी. क्या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की बात हो सकती है? यस. इसमें एक चीज का ध्यान रखना, वैसे तुम्हें याद होगा कि जब भी हम ग्रेस डेज निकालते हैं, क्या निकालते हैं? ग्रेस डेज देते हैं ना हम. 7 को बिल ड्यू हुआ, 7 जनवरी को बिल ड्रॉ हुआ, चलो एग्जांपल पर 2 महीने बाद ड्यू है बेटा. हाँ जी, कब ड्यू है? 7 जनवरी प्लस 2 महीने, जनवरी के बाद फेब, फिर मार्च. 7 मार्च, हम इसमें 3 दिन ग्रेस के ऐड कर देते हैं. 10th मार्च को सर बिल ड्यू है. इंस्टॉलमेंट के केस में हर इंस्टॉलमेंट में ग्रेस मिलेगी. ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ऐसा क्या आ जाता है? ऑब्जेक्टिव. क्लियर है? हर इंस्टॉलमेंट में ग्रेस डेज मिलेंगे. 7 को ड्यू थी हर बार, तो 7 + 3 10 को पेमेंट करनी जरूरी है. मेकर और पेई सर्टेन हो और डेफिनाइट हो और अलग अलग हो. मैं खुद को 1000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं. क्या चल रहा है बेटा ये? क्लियर है? दोनों लोग अलग अलग होने चाहिए. अगर सर मिस नेम्ड है, ये वो वाली मिस नहीं है, मिस नेम्ड मतलब स्पेलिंग गलत है. डेजिग्नेटेड बाय डिस्क्रिप्शन होंगी. पे टू मैनेजर ऑफ एसबीआई बैंक, पटियाला ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, ये यहां जगह वाली. नोट इज वैलिड इफ द पेई कैन बी एज सर्टेन्ड बाय. अगर मैन ऑफ नॉर्मल प्रूडेंस लगाकर वो बंदा हम जज कर सकते हैं तो सर तब भी प्रोमिसरी नोट वैलिड है, चाहे साफ साफ बंदे का नाम नहीं लिखा है, पोस्ट से या उसका नाम गलत थोड़ा बहुत लिखा गया. एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31, प्रोमिसरी नोट में कभी भी जिंदगी में कौन सा वर्ड नहीं आ पाएगा? बियरर. अच्छा, बियरर ऑन डिमांड आ सकता है? हाँ कि ना? बियरर ऑन डिमांड, बियरर आफ्टर टाइम, बियरर आफ्टर साइट. नो नो नो, बियरर आना ही नहीं है. मैं बियरर बोलूं तुम्हारे दिमाग में क्रॉस आ जाना चाहिए. इट मस्ट बी ड्यूली स्टैम्प. ड्यूली स्टैम्प मतलब जितने की अमाउंट है प्रोमिसरी नोट की, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू की स्टैंप लगी हो, इंडियन स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग. एंड फिक्स्ड एंड कैंसल्ड बाय मेकर सिग्नेचर इनिशियल अदरवाइज. ये क्या है? जब स्टैंप पेपर बनता है, ध्यान दे लेना, ये ऊपर स्टैंप लगी, उस पर ना ऐसे वो क्रॉस कर देते हैं ताकि ये स्टैंप दोबारा कहीं और यूज ना हो सके. तो कहते हैं उस तरह से इनको फिक्स किया जाए और कैंसिल भी कर दिया जाए, चाहे इनिशियल से चाहे पूरे साइन करके. इनिशियल मतलब छोटे साइन होते हैं जो तुम. नेक्स्ट, ये स्टैंप कब लग सकती है? बनने से पहले भी और बनते हुए भी, बनने के बाद भी. हाँ कि ना? नहीं, बनने के बाद नहीं सर. जनरल रूल यही है. ठीक, हाँ कि ना? अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट डेट पे जा रहा है. इंस्ट्रूमेंट शैल बी डेटेड. इंस्ट्रूमेंट शैल बी डेटेड.
डेट लिखी होनी चाहिए, हाँ, लेकिन अगर नहीं लिखी हुई इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड हो जाएगा। नो सर, इट विल नॉट रेंडर इट इनवैलिड। प्रिजम्पशन फॉर अनडेटेड नोट, सर अगर डेट है ही नहीं तो क्या मान के चलेंगे कब बना, जब वो डिलीवर किया गया। इंस्ट्रूमेंट पेबल एट सर्टेन टाइम आफ्टर डेट, इसमें सर डेट होनी जरूरी है, नहीं तो इसका टाइम ही स्टार्ट नहीं होएगा, हाँ के ना। नेक्स्ट, पोस्ट डेटेड इंस्ट्रूमेंट, पोस्ट डेटेड मतलब पुराने नहीं प्रभु, फ्यूचर की डेट डाल दी, वैलिड है, यस सर, बस तब से उसकी टिकटॉक स्टार्ट हो जाएगी। जनरली कहता है, जनरली तो देखो तुमने बोला था ना मैं खुद को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, ऐसा कोई प्रोमिसरी नोट वैलिड नहीं है, लेकिन तुम्हें बाद में पता लगा यार ऐसा तो वैलिड नहीं है, तो तुमने क्या किया, उस नोट के पीछे या आगे इंडोर्समेंट कर दी, आई प्रॉमिस टू पे माई सेल्फ, उसके बाद तुमने लिख दिया पे टू ए। अब सर प्रोमिसरी नोट वैलिड बन सकता है, ये एक्सेप्शन है जनरल रूल की। क्या है, जनरल रूल की एक्सेप्शन, वैसे वैलिड नहीं है, लेकिन अगर इसकी एंडोर्समेंट हो जाती है फिर ये वैलिड है। नेक्स्ट, पार्टीज इन प्रोमिसरी नोट, कौन कौन पार्टी करता है, मेकर, मेकर कौन है, जिसने पैसे देने का प्रॉमिस किया। लायबिलिटी उसकी क्या है, सेकेंडरी और कंडीशनल, प्राइमरी एंड अनकंडीशनल। पेई, जिसको पैसा मिलेगा, इसकी लायबिलिटी। नो सर, केस स्टडीज, फटाफट से देखो तुम्हारे अकॉर्डिंग ये प्रोमिसरी नोट है कि नहीं, जल्दी से। रो रहा बच्चा, आसान है यार, इतना मुश्किल थोड़ा है नेगोशिएबल। फिफ्थ वाला क्लियर नहीं है, अच्छा फिफ्थ तुम लोगों को क्लियर है ना, कौन कौन सा है कौन कौन सा नहीं है, बस और क्या चाहिए जिंदगी में। आइए, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, यही तुमने कहां पढ़ा था, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट इन कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, उसमें क्या आ जाएगा, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय मेकर डायरेक्टिंग अ certain person to pay a certain sum of money to a certain person order। बहुत ही बढ़िया, इसमें बियरर हो सकता है, चलिए आगे एक्सपेंड करते, ऑन डिमांड या आफ्टर टाइम और आफ्टर साइट, ये वाला हो सकता है सर, ये वाला नहीं हो सकता, ये भी बताया किसने, आरबीआई एक्ट सेक्शन 31। आरबीआई एक्ट लिखा ना, एज पर आरबीआई लिखा हो, देखते तो तुम्हें लिखते हुए कुछ याद थोड़ी रहता, कुछ भी लिख दोगे, हाँ कि ना। बच्चा मन में कुछ सोच रहा है, वो छाप दिया उसने, हाय। एसेंशियल्स, इसके एसेंशियल्स कुछ खास नहीं है, इसमें क्या होना चाहिए बेटा, ऑर्डर होना चाहिए, साइन करेगा इसमें ड्रॉई, हाँ के ना, ड्रॉर, कौन साइन करेगा, ड्रॉर। जिन बच्चों को ना ड्रॉर का पता लगा ना ड्रॉई का, सही है केस, कौन साइन करेगा मेरे लाल, ड्रॉई, ड्रॉर, बहुत ही बढ़िया। ड्रॉ, ड्रॉई, पेई, वही सर्टेन पर्सन हो या उनको जज कर पाए रीजनेबल सर्टेनिटी से, ये तीनों जनरली अलग पर्सन होने चाहिए, लेकिन दो बंदे सेम भी हो सकते, कौन कौन, ड्रॉर और पे, ड्रॉई पे ही सेम हो सकते, ध्यान दे लेना। आई ऑर्डर यू टू पे योर सेल्फ, सर 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 दैट इज अ सेपरेट केस, हम बात कर रहे हैं जब बिल को ड्रॉ किया गया, आप सेक्शन 90 की तरफ जंप कर चुके हैं, नेगोशिएशन बैक, ठीक। जनरल रूल बताइए, बेसिक बताए नहीं हमने, आगे चले गए तो ठीक है आपकी बात भी। क्या बोला इन्होंने, पता लगा नहीं सर, यस सर, जोर के लग गया, ड्रॉ, ड्रॉई, पे, आई ऑर्डर यू टू पे एक्स, आई ऑर्डर यू टू पे मी, ठीक, वैलिड है। आई ऑर्डर यू टू पे योर सेल्फ, नहीं है मेरे लाल, क्या कर रहा है, वैलिड नहीं है, कह रहा मैंने नहीं देने पैसे कल को, कौन केस फाइल करेगा, कोई भी नहीं, क्लियर है। A bill of exchange cannot be made payable to bearer on demand, भालू की मांगों को नहीं माना जाएगा। ड्रॉर, कौन है, जिसने बिल को ड्रॉ किया, उसकी लायबिलिटी क्या है बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी, ध्यान देना, ड्रॉर, ड्रॉई, पे,
ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट ही नहीं किया तो वो पैसे किससे मांगेगा? पेई ड्रॉर से। ड्रॉई की तो कोई लायबिलिटी है ही नहीं, हाँ के ना? सर फिर इसकी लायबिलिटी को हम सेकेंडरी क्यों मान रहे हैं? हाँ, अगर बिल एक्सेप्ट हो गया तो इसकी लायबिलिटी क्या है? सेकेंडरी। अगर बिल एक्सेप्ट ही नहीं हो इसकी लायबिलिटी क्या बन जाएगी? प्राइमरी। दोनों बातें हैं, इसने बताया। पार्शली सर, फिर ये निकल गया, फिर ये निकल गया बाहर। आइए खेलते हैं, ये करने के बाद इस क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ जी, पहले लॉजिक कर लो। बिल इज एक्सेप्टेड, अगर बिल एक्सेप्ट हो गया तो कौन आ गया साथ में? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर आ गया, पहले पैसा किससे मांगोगे? इसकी लायबिलिटी क्या बन जाएगी? सेकेंडरी। और कंडीशनल, कंडीशन क्या है कि पहले पैसा किससे मांगो? एक्सेप्टर से। ड्रॉई से नहीं, एक्सेप्टर से। वर्ड्स ध्यान रख। नेक्स्ट, अगर बिल एक्सेप्ट ही नहीं हुआ इसकी लायबिलिटी प्राइमरी। कंडीशनल अनकंडीशनल? कंडीशनल। कंडीशन क्या है सर? पहले पैसा मांगने के लिए या पहले एक्सेप्टेंस के लिए किसके पास जाओ? ड्रॉई के पास। फर्स्ट आस्क, बहुत ही बढ़िया। ड्रॉई जिसके ऊपर बिल ड्रॉ हुआ, ये बताया उसने। ऑन एक्सेप्टेंस उसका नाम बदल के क्या हो गया? एक्सेप्टर। और उसकी लायबिलिटी हो जाएगी प्राइमरी और अनकंडीशनल। कोई भी बंदा मुंह उठा के उससे पैसे मांग सकता है। द पर्सन नेम, हाँ जी, ऑब्वियसली बिल में जो भी पार्टी है होल्डर है। हाँ जी, अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सर। आराम से आराम से आराम से। ड्रॉर ने ड्रॉई के ऊपर कितने रुपए का बिल दे दिया बेटा? 10,000 का बिल ड्रॉ कर दिया। आई ऑर्डर यू टू पे 10,000। बहुत ही बढ़िया। ड्रॉर के साथ ही के किसी और को पेमेंट थी? हाँ, फैक्ट चेंज जिंदगी बदल जाएगी सर। आप बेटा गिर जाओगे नीचे को, बेंचेस में फंस जाओगे, क्या फायदा? ये आपका पेपर है बेटा, पास्ट में ये आपके दुखों का कारण रहा। आसान है बहुत, सॉरी, इसको करना जरा पीछे, आराम से बेटा। हाँ जी, बोलो जल्दी से, आंसर किस किस को पता है? इट इज अबाउट, मैं बता दूं, एक्सेप्टेंस। मैं एक्सेप्टेंस का ये वाला रूल भी आप लोगों को बता दूं, वैसे ये प्रिंसिपल हमने बाद में करना है। ये वाले रूल्स बता दूं मैं एक्सेप्टेंस के बेटा? कर चुके हो क्योंकि आप फास्ट ट्रैक बैच, तो हम कहीं से कुछ भी उठा के बता सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलने दो। एक्सेप्टेंस में सर जब भी ड्रॉई है बिल को एक्सेप्ट करता है ना, तो कहता है भाई साहब एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल हो। क्या हो? एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल। यानी कि ए बी सी, सी गया किसके पास? बी के पास। बिल ड्रॉ हुआ था 3 महीने बाद का। बी बोला भाई साहब मैं तो पेमेंट 4 महीने बाद करूंगा। सर ये कौन सी एक्सेप्टेंस हो गई? कंडीशनल हुई अनकंडीशनल हुई? कंडीशनल एक्सेप्टेंस।
इज इक्वल टू डिसऑनर, कंडीशनल एक्सेप्टेंस इक्वल टू जो होल्डर मर्जी है वो इस एक्सेप्टेंस को चाहे तो रिजेक्ट कर दे, रिजेक्ट कर देगा तो क्या इफेक्ट आएगा, एज इट हैज बीन डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस। उसको लालच आ गया सर, क्या आ गया उसको, लालच, कह रहा चल यार 4 महीने के एक्सेप्टेंस तो दे ही रहा है, कर लो। सी ने ये बिल एक्सेप्ट कर लिया, सॉरी सी ने इस कंडीशनल एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया। अब बेटा ए ने जो बिल बनाया था कितने महीने वाला बनाया था, 3 महीने वाला, ये एक बिल्कुल नया बिल माना जाएगा और इसमें ए लायबल नहीं है। सिर्फ ये बिल किसके बीच वैलिड है, बी और सी के बीच। हाँ अगर सी किसको फोन कर लेता, ए को, ओ कि यार एक बिल में जो 3 महीने का टाइम लिखा था उसको वो कह रहे 4 का कर ले, आप बताइए करवा ले, वो कहता चल यार करवा ले। तो सर इसने भी अपनी हाँ कर दी इस नए कॉन्ट्रैक्ट में, एक मिनट, इसने भी इस नए कॉन्ट्रैक्ट में हाँ कर दी। यहां पर जब बी साइन करेगा, एक तो ये साइन कर देता सिर्फ बी, अब ये कितने के लिए लायबल है बेटा, 3 महीने के लिए। अगर सिर्फ साइन कर देता बेटा, एक्सेप्टेंस यही होती है आपको सिर्फ साइन करने, किंतु परंतु नहीं लिखोगे, नो इफ नो बट, डन। हाँ ओनली जट नहीं है यहां पर। अगला केस बी लिख देता, एक्सेप्टेड पेबल आफ्टर 4 months, हियर्स माय ऑटोग्राफ। ठीक, अब अगर तो सी ने ए से पूछा है तो सर सभी पार्टीज एज इट इज लायबल है, बिल्कुल नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अगर ए से नहीं पूछा सर तो ए की कोई लायबिलिटी नहीं है। कल को बी ने पैसे ना दिए, 4 महीने बाद रोता आ गया, यार तेरे बंदे ने पैसे दे, कह रहा बे 4 महीने के एक्सेप्टेंस बोला किसने था लेने को, गेटिंग इट। हो सकता है भाई साहब उसकी 4th मंथ में फ्लाइट हो निकल गया, लेते रहो पैसे, गॉट इट। तो अब ए लायबल नहीं है, सही है। इसमें हम सर अगर हम चेन बना लें, एक सेकंड बस, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच आया बी के पास एक्सेप्टेंस लेने के लिए, एच ने एक्सेप्टेंस ले ली कौन सी, कंडीशनल, एच ने कौन सी एक्सेप्टेंस ले ली, कंडीशनल। ये पार्टी सर सारी डिस्चार्ज हो जाएंगी, क्यों, कंडीशनल एक्सेप्टेंस है भाई, किसने बोला था नया कॉन्ट्रैक्ट करने को। प्रैक्टिकली ओरिजिनल बिल इज कॉन्ट्रैक्ट 1, ओरिजिनल बिल इज योर कॉन्ट्रैक्ट 1, मॉडिफाइड एक्सेप्टेंस इज योर कॉन्ट्रैक्ट 2। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट 2 हुआ कॉन्ट्रैक्ट 1 में सब खत्म। सर अगर इनमें से कोई हां कर देता है इस कंडीशनल एक्सेप्टेंस के लिए, वो लायबल है, यस, वो भी नए कॉन्ट्रैक्ट में खुद पार्टी बन गया अपनी हां करके, अदरवाइज कोई भी पार्टी लायबल नहीं है, यस और नो। अब सर हमारे क्वेश्चन पर आते हैं जो इंस्टीट्यूट ने दिया। यहां पर 2 पार्टीज हैं, 3 पार्टीज हैं सर, देखने में 2 ही पार्टीज लग रही हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज ओरिजिनली ड्रॉन बाय आर, आर ने लिखा आई ऑर्डर, किसको बेटा, एस को, आई ऑर्डर एस टू पे 10,000 टू मी, ठीक है जी, वैलिड बिल है, बिल्कुल वैलिड है सर। अब जब वो दुकान पर आया कहता भाई साहब एक्सेप्टेंस दे दो, कह रहा ना जी, आई एक्सेप्ट इट ओनली फॉर 7,000, एक्सेप्टेड फॉर 7,000 ओनली। साइन कौन कर रहा है बेटा, एस। क्या ये बिल वैलिड है, यस, किस किस के बीच, आर और एस के बीच। अगर आर उसे एक्सेप्ट कर लेता है, आर चाहे तो इसे डिसऑनर भी मान सकता है और एज पर देर, तो हमें भी तो यही बताना है ना। हाँ अगर एक्सेप्ट, दोनों ऑप्शन बताओगे, बिल्कुल सही। अब उसने पूछा क्या बेटा, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द बिल। अगर ये बिल आगे जाएगा तो ये कितने के लिए एक्सेप्टेड माना जाएगा, 7,000 के लिए, ना के 10,000। प्रोविजंस है तो सर मैं बता सकता हूं कि आर चाहे तो इसे क्या मान सकता है, डिसऑनर, आर चाहे तो इस बिल को 7,000 के लिए एक्सेप्टेड भी मान सकता है। और अगर ये बिल आगे मूव करता है तो कितने पर मूव करेगा, 7,000 पर, क्योंकि ध्यान देना बिल किसके पास पड़ा हो गई है, आर के पास, एस ने किसको एक्सेप्टेंस चिपका दी, आर को।
आर आगे ए को बिल देता है, फिर बी के पास जाता है, फिर सी के पास। बेटा जब ए के पास बिल जा रहा था, बिल के ऊपर कितनी वैल्यू लिखी हुई है 7,000, बी के पास गया कितनी वैल्यू लिखी हुई थी 7। इन सभी को पता है ना कि चाहे कितने का ड्रॉ हुआ था 10 का, सब कितने का हुआ है 7 का, लायबिलिटी भी कितने की घूमेगी 7 की। क्लियर है? कोई और शंका? ये क्लियर है बेटा लायबिलिटीज। चलिए अब मुझे ड्रॉर की लायबिलिटी बताइए बिना देखे बेटा। इफ बिल इज नॉट accepted then primary and conditional, if bill is accepted secondary and conditional। ड्रॉर की लायबिलिटी हर हार में कंडीशनल है कि भाई साहब आपको पैसे लेने के लिए पहले कहीं और जाना है, चाहे पैसे के लिए चाहे एक्सेप्टेंस के लिए। सही है, आसान था। आगे खेलने का काम करते हैं। चेक, चेक के बारे में पता है? ये भाई है किसका? बिल ऑफ एक्सचेंज का। तुम चेक लिखते हो ना, फीलिंग ले लेना। 500 रुपए में खाता खुलवा के भाई साहब तुम लिख रहे हो बैंक वालों को आई ऑर्डर, मान लीजिए आपका एसबीआई में है, वर्डिंग क्या बनी? आई ऑर्डर एसबीआई टू पे सम ऑफ दिस टू दिस। हाँ के ना? तो चेक भी क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज से अलग क्या रहता है? एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज आप किसी भी पर्सन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, चेक लेकिन स्पेसिफाइड बैंकर पर ड्रॉ होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में आप स्टैंपिंग वैम्पिंग करते हो, चेक में कोई स्टैंपिंग नहीं होगी। आज की डेट में मैं कहूं सर प्री प्रिंटेड चेकबुक्स आने लगी हैं, हाँ या ना? कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं है। दूसरा, पर्टिकुलर बैंक जिसके पास आपका अकाउंट है उसी पर ड्रॉ होगा। और सर और कुछ दिमाग में आता हो? सर डिमांड, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या हो सकता है? टाइम भी हो सकता है, डिमांड भी हो सकता है, आफ्टर साइट भी हो सकता है, लेकिन चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। जब भी उसका पीरियड स्टार्ट होगा, बच्चों के दिमाग में एक डाउट आता है, सर मैंने चेक पर 10 दिन बाद की डेट डाल दी, क्या चेक वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, लेकिन वो बैंक में कब प्रेजेंट किया जा सकता है? आफ्टर 10 डेज। और वो पेबल कब होगा? ऑन डिमांड। कोई ग्रेस डेज मिलते हैं ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट में? नो, नॉट एट ऑल। क्लियर? सो चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। और आपने सेक्शन 31 की एक बात पढ़ी थी, इसमें बियरर ऑन डिमांड वर्ड नहीं आता, किसमें? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। क्या मैं चेक को बियरर ड्रॉ कर सकता हूं? यस सर। क्या चेक में डिमांड वर्ड है? ऑलरेडी है सर। तो चेक बियरर ऑन डिमांड हो सकता है? यस। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बियरर ऑन डिमांड हो सकता है? नो सर। अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ specified banker, not expressed to be payable otherwise than on demand, and it includes, ये तो बेटा डेफिनेशन है। देखो चेक को आसान कितने डिफाइन किया। चेक को क्या मानो बेटा? बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, किस पर हो? ये स्पेसिफिक बैंकर पर हो, और कभी भी डिमांड के अलावा पेबल नहीं है। ये दो एक्स्ट्रा बातें उसने बता दी। एंड इट इंक्लूड्स, कह रहा मेरे दो बेटे और भी, electronic image of a truncated check and the check in electronic form। सही है? इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, और इसमें सर स्टैंपिंग वैम्पिंग नहीं रहती, ये तुम पढ़ चुके। दो चेक कौन कौन से एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कोई डाउट बेटा? बहुत ही बड़ी। तो ये क्या होते हैं सर? इसको कब डिस्कस करेंगे? कल। लेकिन उससे पहले पार्टीज डिस्कस कर लो बेटा। ड्रॉर, ड्रॉई, पे। हु इज द ड्रॉर? कस्टमर, हाँ कि ना? हु इज ड्रॉई? बैंक। हु इज पे? जिसके फेवर में चेक इशू किया गया। खुद के फेवर में भी हो सकता है चेक, यस। किसी और के भी, यस। यहाँ पे ड्रॉई की लायबिलिटी क्या होगी? सेकेंडरी, प्राइमरी? कोई लायबिलिटी नहीं है, ध्यान दे लेना। खाते में 500 है, 5 लाख के चेक बांटे हुए, बैंक थोड़ा ना लायबल है। इस तुम्हारे इन कर्तव्यों के लिए बैंक थोड़ा ना लायबल है। हर बार लायबिलिटी किसकी है बेटा? ड्रॉर की। प्राइमरी, सेकेंडरी? प्राइमरी। कंडीशनल, अनकंडीशनल? कंडीशनल क्यों? अबे बैंक के पास एक बार तो जाया हो, चेक लेके मेरे पास आगे पैसे देना, वैलिड नहीं है। तो ड्रॉर की लायबिलिटी है कौन सी? प्राइमरी और कंडीशन। ठीक है, बाकी का नींद का काम कल देखेंगे। थैंक यू ऑल।